तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूके सेल्फ स्टडी में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस विज्ञान के चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। देखिए, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस चैप्टर से, उतने सभी मैं इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आज का कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है AgCl, ऑप्शन बी है PbNO3 का वोल्टवाइज, ऑप्शन सी है FeSO4 और ऑप्शन डी है CaCO3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। AgCl जो है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। आज का जो दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है और ऑप्शन डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है जब हम लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। ठीक है, तो देखिए आज अब अपना देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। लेड नाइट्रेट का आपको रासायनिक सूत्र बताना है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है PbNO3, ऑप्शन बी में दिया है PbNO3 का वोल्टवाइज, ऑप्शन सी में दिया है PbNO2 का वोल्टवाइज और ऑप्शन डी में दिया है PbO। तो आपको इसका जो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 का वोल्टवाइज। ये होता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी पर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। वो आपको प्रक्रिया बतानी है जिसके कारण चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए दिया है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी दिया है अपचयन और ऑप्शन डी दिया है संक्षारण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। संक्षारण जो होता है वो वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण चांदी पर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं संक्षारण। देखिए अब हम देखेंगे अपना पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। जो चिप्स की थैली में भरी जाती है वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस, चिप्स की थैली में भरी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न जो है देखिए प्रश्न नंबर पहला है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये आपको बताना है कि जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका जो है विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए उत्तर में इसमें लिखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला हो जाता है। चूंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बनता है जिसका रंग हरा होता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। देखिए जब हम
लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तब क्या होता है, जो कॉपर जो होता है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन का रंग जो होता है वो नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है कौन? आयरन। आयरन जो होता है वो कॉपर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, जिसके कारण उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसमें अभिक्रिया दी गई है Fe+Cu SO4। ये कॉपर सल्फेट है और ये है, देखिए इसकी जब अभिक्रिया करेंगे हम, ये है कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया और इसमें हम जो है लोहे की कील को डालते हैं, यानी Fe होता है लोहे का। ठीक है। तो देखिए जब हम इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोते हैं तो ये क्या कर देता है, कॉपर को जो है विस्थापित कर देगा। कौन? Fe यानी आयरन। आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया FeSO4 यानी कि यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद इसकी जगह पर आ गया और कॉपर को विस्थापित करके जो कॉपर है वो इधर निकल गया। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए अब अपना दूसरा क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले दिया है इसमें संक्षारण और दूसरे में दिया है विकृत गंधिता। तो आपको इनका जो है एक एक उदाहरण देना है और इनका वर्णन करना है। संक्षारण, तो सबसे पहले आप उत्तर में लिखेंगे संक्षारण, इस प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे और आगे लिखेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। यानी जब कोई धातु है वो अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब इनका क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है? इनका क्षरण होने लगता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, जिस प्रकार से लोहे पर जंग लगता है, यानी कि जब लोहा जो है वो उसके आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के जब संपर्क में वो आ जाता है तब उस पर जंग लगने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है। तो देखिए दूसरा है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को आपको देखिए लिखना है इसके बारे में, जब वसा तथा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तब ये उपचयित होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा उनका स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए जब हम वसा तथा तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रख देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उपचयित होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं, यानी सड़ जाते हैं और उनका स्वाद जो है बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। उदाहरण के लिए देखिए, नमकीन, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर दुर्गंधमय हो जाना। जब नमकीन है जिसमें तेल होता है, इसी कारण इसे लंबे समय तक जब हम रख देंगे तो वो क्या होगा, दुर्गंधमय हो जाएगा, यानी उसमें से गंध निकलने लगेगी। ठीक है। और उसका स्वाद भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपना दूसरा हो गया। अब हम देखेंगे आगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है। अब हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर का जो है वो देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसमें उत्तर में आपको लिखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बताना है क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखिए ये है, मान लीजिए ये है। ठीक है। ये क्या है, इसे कहते हैं अभिकारक, और ये इधर के जो एरो से इधर के जो उत्पाद बनते हैं इन्हें कहते हैं उत्पाद। ठीक है। जो भी कंपाउंड बनते हैं इन्हें उत्पाद कहते हैं और इसे कहते हैं अभिकारक। तो इस अभिकारक के और उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या, जो परमाणु संख्या होती है, प्रत्येक तत्व के परमाणु
परमाणुओं की संख्या जो होती है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद, ये अभिकारक है और ये जो हैं दोनों उत्पाद हैं, तो उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, प्रत्येक जितने भी तत्व हैं इनके सभी के तत्व की परमाणु की संख्या जो होनी चाहिए वो बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए उदाहरण है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किए जाने पर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किए जाने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। ये क्या है, KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। जब इसे गर्म करेंगे तो 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 यानी ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, इसे जब गर्म करेंगे तब। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए कि आवश्यक क्यों है ये आपको बताना है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार प्रत्येक रासायनिक समीकरण में ना तो कोई परमाणु उत्पन्न होता है और ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है, अतः जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको संतुष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, उसे हम संतुलित करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको जो है चैप्टर 1 के जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।